स्ट्रक्चर ऑफ आर में हमारे पास आर के 4 विंडोज हैं आर की, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 एंड विंडो 4। सो फर्स्ट वन विंडो 1। तो विंडो 1 में हम करते हैं कि जो हमने कमांडिंग करनी है, जो हमने प्रोग्राम को रन करना है, जो कमांड्स होंगी वो हम वहाँ पर राइट डाउन करेंगे, स्क्रिप्ट होगा वो वहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे और देन वहाँ से हम उसको रन कर लेंगे। लाइकवाइज जो विंडो 2 है हमारे पास, विंडो 2 हमारे पास बेसिकली आर का माइंड है, ब्रेन है, जिसमें वो अपनी मेमोरी को स्टोर करता है। बेसिकली जो मेमोरी होती है वो हमारे पास जो कमांड्स या जो हम फंक्शन रन कर रहे होते हैं, बेसिकली वो उसकी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि वहाँ पर उस मेमोरी में जाकर सेव हो जाती हैं। देन विंडो 3 हमारे पास है जो बताएगी कि हमारा फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो नीचे रेड कलर की लाइंस में शो होगा, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कहीं ना कहीं कोई एरर है, इवन कि वो एरर बता भी देता है कि यहाँ पर ये एरर आ रहा है। देन अगर वो ब्लू कलर की लाइन है तो ब्लू कलर से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है, कोड है, वो सक्सेसफुली रन हो चुका हुआ है। लाइकवाइज कि जो विंडो 4 है आर की, उसमें हमें पता लगेगा कि जो हमारे ग्राफ्स वगैरह हैं वो हमें वहां पर शो होंगे, और जितने भी किस्म के पैकेजेस हैं जो आर की बेसिकली जो डायरेक्टरी है, आर की जो बुक्स वगैरह यूज कर रहा है, वो विंडो 4 में वहां पर ऑलरेडी डायरेक्टरी के अंदर सेव है, स्टोर है। हमने वहां से जस्ट किसी भी फंक्शन को, सॉरी किसी भी पैकेज को जो है इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद वहां से हम उसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैकेजेस हमारे पास हैं। तो आर के अंदर दो तरह के हमारे पास पैकेजेस होंगे। एक तो बेसिकली हमारे पास बिल्ट इन है, और दूसरे हमारे पास हैं जो कि हम उनको आर के अंदर इंस्टॉल करेंगे खुद से। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल जो हमने इस कोर्स के अकॉर्डिंगली देखी, वो थी हमारे पास व्हाट्सएप और व्हाट्सएप कॉलिंग। अगर हमें किसी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो होगा कोई फंक्शन उसका दरकार है, कोई जो उसके लिए। अब अगर व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो बेसिकली व्हाट्सएप जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्ट इन नहीं है, उसको हमने अपने सेल फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। लाइकवाइज और जो मोबाइल की अपनी कॉलिंग सिस्टम है वो बिल्ट इन है उसके अंदर ऑलरेडी। तो अगर हमने मोबाइल को जो है किसी से को कॉल वगैरह करनी है, सेल फोन सिम के जरिए से कॉल करनी है, तो वो वहां से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करनी है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई पैकेज वगैरह होना जरूरी है, और वो पैकेज बेसिकली व्हाट्सएप होगा, और दूसरा मोबाइल फोन कॉलिंग बिल्ट इन होगा वो उसके अंदर। इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस, अगर हमने किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो विंडो 4 की डायरेक्टरी जो है वहां पर जाकर हमने जस्ट इंस्टॉल पैकेजेस जो है वो हमारे पास इंस्टॉलेशन की एक कमांड है, एक टैब है, वहां से हम अपने किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट ऑन द नाम उसका लिखने के बाद। और इसी तरह एक्टिवेशन ऑफ पैकेज, तो जब हमारे पास कोई भी पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको एक्टिवेट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम किसी भी पैकेज को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारा जो पैकेज है वो रन नहीं होगा। लाइकवाइज हमने जो इस सेशन में हमने देखा कि हमारे पास एक रीड एक्सेल की एक कमांड थी, एक पैकेज था। तो वो हमने इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद जो है जो एक्सेल की फाइल थी वो हमें वहां पर जो है वो डाटा शो नहीं करवा रही थी। ठीक है। अब जबकि CSV की जो फाइल थी वो वहां पर ऑलरेडी शो हो चुकी हुई थी, तो हमारे पास एक कमांड थी रीड एक्सेल, तो वो हमने जो है इंस्टॉल की। देन उसको हमने एक्टिवेट किया। बेसिकली हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से वो हमारे पास जो एक्सेल फाइल का डाटा था वो शो नहीं हो रहा था। जब हमने रीड रीड एक्सेल की कमांड को एक्टिवेट किया, देन हमारे पास जो डाटा था एक्सेल का शीट का, वो भी हमारे पास शो होना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स हमने कंसीडर करने हैं यूजिंग आर, उसके लिए हमारे पास जो आर के यूज करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये है कि हमारे पास आर का जो डिफरेंट किस्म के जो उसमें लाइकवाइज अगर हमें किसी डाटा को अरेंज करना है, डाटा को अरेंज करने के लिए हमारे पास जो है कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी स्पेस आ गई किसी भी पॉइंट्स के दौरान, तो जो आर डायरेक्टरी है वो उसको नहीं पढ़ पाएगी, उसको रीड नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह हम लेसन 2 की तरफ मूव करेंगे। तो लेसन 2 में हमने देखा कि मेकिंग ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी।
वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली बनाने की ये इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है, वर्किंग डायरेक्टरी बनाना। तो वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए बेसिक जो हमने जहाँ पर अपने आर की फाइल्स को स्टोर किया होगा, लाइकवाइज वो CSV या एक्सेल फॉर्मेट में हो सकती हैं, उनको स्टोर किया होगा, और वहां से हम उन फाइल्स की जो है लोकेशन को कॉपी करेंगे और लोकेशन को जो है आर के अंदर पेस्ट करेंगे with the help of a function, and that function is set working directory, and then हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब पॉइंट्स टू बी कंसिडर यूजिंग आर में हमारे पास लेसन 1 में है, तो वहाँ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास जो स्लैश है, जब हम लोकेशन को कॉपी करेंगे तो जो स्लैश होंगी वो हमारे पास होंगी बैकवर्ड, और जब हमने आर को वो लोकेशन देनी है तो हमने उन स्लैशेस को फॉरवर्ड कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आर डायरेक्टरी भी क्रिएट नहीं होगी। इसी तरह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फाइल्स ही हमारे पास इन आर, तो उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इंपोर्ट के लिए, तो इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास कमांड्स हैं वो है read.csv या read.xl। लाइकवाइज अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है अपनी CSV या अपनी इसको एक्सेल की फाइल को, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो होगी हमारे पास स्टडी। सर स्टडी है काइंडली। राइट डॉट CSV और राइट एक्सेल के नाम से। यस यस, write.csv या write.xl। देन एक्सपोर्ट ऑफ ग्राफ्स इन आर, हम आर में जो है अपने ग्राफ्स वगैरह को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है मल्टीपल ग्राफ्स इन वन PDF, हम एक ही फाइल के अंदर, एक ही PDF फाइल के अंदर जो है अपने ग्राफ्स को मल्टीपल कंबाइन करके जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली देखा ये जाता है कि जो आर यूजर नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि वो एक्सेल पर या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो वो हाई क्वालिटी के भी नहीं होते, और उनको कंबाइन करने के लिए, क्योंकि बाजू का जो है मोस्टली जर्नल जो है वो प्रेफर करते हैं कि कंबाइन ग्राफ्स हों, ताकि जो है स्पेस जो है उसको कम से कम यूज किया जा सके। तो आर जो है वो इस फंक्शन को जो है सक्सेसफुली रन करता है कि जो डिफरेंट किस्म के जो ग्राफ्स हैं वो उनको आपस में कंबाइन कर देता है, मल्टीपल ग्राफ्स को। सेव एंड रिट्रीव द आर सेशन, हम आर सेशन को सेव कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हमने की जो है कोई लंबी चौड़ी हमारे पास कमांड थी जिसमें जो है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन थे, थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स थी, ठीक है, उनको अगर हमने रन करना है, अब उनको रन करने के लिए हमारे पास टाइम जो है लगा, और उसके बाद जो है अगर हम इसको कॉमन एग्जांपल में देखें कि आज हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं दरमियान में बैठे हुए, तो दरमियान में हमारे पास इंटरप्शन आ जाती है या हमें कहीं पर जाना पड़ता है, तो अगर हम वहां पर अपनी जैसे हम एक्सेल में करते हैं के साथ Ctrl+S फाइल को जो है सेव करते चले जाते हैं, इसी तरह लाइकवाइज हम यहाँ पर जो है आर की जो फंक्शनिंग हम कर रहे होंगे आर में, हम उसको सेव कर सकते हैं, ताकि अगली दफा जब हम आर सेशन शुरू करें तो वो आर सेशन जहां पर हमने स्टॉप किया होगा, जहां पर सेव किया होगा जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वहीं से वो स्टार्ट होगा। और जो है जो हमने अगर पीछे कोई कमांड या कोई हमने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म किए थे, तो वो हम जैसे हमने ग्राफ्स बनाने के लिए जो है पहले हमने जो भी लेसन हमने पढ़े थे, उनमें जो है हमने किया था कि जो हमारे पास जो भी वर्क हमने आर के अंदर किया था, लाइकवाइज डायरेक्टरी इंपोर्ट की थी आर के अंदर, या पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल किए थे, तो वो हमने यहाँ पर आकर सेव कर लिए थे। अब उसके बाद अगर हमने जब लेसन 3 की तरफ मूव करे तो वो हमारे पास ऑलरेडी सेव थे और उनको हमने वहां से जो है वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट कर लिया। इसी तरह अगर हम मूव करते हैं लेसन 3 की तरफ, तो लेसन 3 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर किया डाटे को, कि हमारे पास जो आर था वो बेसिकली उस डाटे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तो हमने जो है कुछ कमांड्स दी और उन कमांड्स के थ्रू हमने अपने डाटे को क्या कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, और वो फिर जो डाटा था लाइकवाइज अगर हमारे पास जो आर के अंदर जो डाटा आया था वो हमारे पास लाइकवाइज एग्जांपल लें हम, क्या वो मल्चिस का था, इरिगेशन का था और नाइट्रोजन के इम्पैक्ट का था, इफेक्ट का था। अब उसमें जो ट्रीटमेंट्स थे, रेप्लिकेशन थी, ठीक है, तो ये लेवल्स थे डिफरेंट, वो आर को अंडरस्टैंड उस वक्त तक नहीं थे। लेकिन जब हमने डाटा को स्ट्रक्चर किया कमांड्स के थ्रू, तो वो डाटा बिल्कुल ही स्ट्रक्चरली अरेंज हो गया, हमें क्लियर पता लगने लगा कि जो आर है इसमें मल्चिस के ये लेवल्स हैं, या नाइट्रोजन के डिफरेंट जो लेवल थे 4 3 2 1,
वो नाइट्रोजन के ये लेवल्स हैं। या इरिगेशन, इरिगेशन हमने कब अप्लाई की थी, लाइक कौन से स्टेज पे इरिगेशन को हमने स्किप किया था या अप्लाई किया था, वो भी हमें वहां पर क्लियर कट शो हुआ। इसी तरह जो हमारे पास सम बेसिक आर कमांड्स है, टेल, समरी या कॉलम वगैरह या नेम्स, अगर हमने किसी जो है आर के अंदर अपने डाटे के अंदर अगर हमारे पास डाटा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है जिसमें जो है हम उसको सारे के सारे डाटे को रीड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने जो है शुरू की स्टार्ट की कुछ जो है रोज को स्टडी करना है या जो है लास्ट की तरफ हमने कुछ रोज को स्टडी करना है, तो हमारे पास हेड और टेल का फंक्शन है। इसी तरह अगर हमने किसी भी डाटे को समरी करना है, समराइज करना है, देखना है कि और इस डाटे के अंदर समरी क्या आ रही है, जैसे हम जो है किसी भी आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट वगैरह को पढ़ लेते हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट से हमें पता लग जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर ये काम हुआ है और इस तरह से वो काम हुआ है। तो इसी तरह आर जो है डेटे को समराइज कर देगा। इसी तरह अगर हमने कॉलम्स को नेम करना है, कॉलम को नेम भी हम कर सकते हैं। सब सेटिंग इन आर बाय कैटेगरी एंड वैल्यूज, कैटेगरी और वैल्यूज की बुनियाद पर हम आर के अंदर जो है डिफरेंट किस्म की सब सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर सब सेटिंग, यहाँ से मैं जो है इस पॉइंट को अटैच करूंगा हमारे लेसन 1 के साथ। लेसन 1 में जब हम आर के अंदर लेसन 2 जब हम आर के अंदर विंडो की डायरेक्टरी बनाने जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास इस पॉइंट को जो है हमने कीप इन माइंड रखना है कि आर के अंदर जो है आर का जो फोल्डर बेसिकली हम बनाएंगे वो ज्यादा सब फोल्डर्स के अंदर डिवाइड हो। अगर ऐसा होगा तो वो डायरेक्टरी को भी सही तरह से इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो डी ड्राइव और डी ड्राइव के बाद आपका फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर आपका डाटा। तो यहाँ पर हम सब सेटिंग जो है आर के अंदर कर सकते हैं। सर काइंडली यहाँ पर आप मेरे साथ जो है बताएंगे कि ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोरिलेट किया लेसन 1 लेसन 2 के जी साथ, क्या ये वो ठीक है? नहीं, वो सबसेटिंग का कंसेप्ट ये है जो हमने किया था कि हमने वो लेवल्स जो थे उसमें डिफरेंट मर्चेस थी। हमारा डील कर रहा है कि हम एक मर्च को सिलेक्ट करें या हमने एक मर्च पे पेपर लिखना है, बाकी मर्चेस का रिजल्ट सही नहीं आया, तो उस लेवल में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बाय सर वैल्यूज, जैसे आवाज मैंने नहीं है। एक आवाज आ रही है आप यस जमील सर, भाई? यस सर, यस सर, अब आ यस ओके सर। ओके ओके। तो सब सेटिंग का कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने बताया था कि आप वैल्यू बाय वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू हमें 0.39 से आ रही थी, हम चाह रहे हैं जो हमारा डाटा होना चाहिए वो 0.4 से होना चाहिए, तो हम आर को वो दे देते हैं कि ग्रेटर देन 0.40 से हमें ज्यादा का डाटा शो कराए, वो पीछे वाले जो लोअर वैल्यूज हैं वो शो ना कराए। तो उसमें आप सब सेटिंग इस तरह भी कर सकते हैं। और जो यस मल्चेस के लेवल्स थे आपके पास, यस उसमें से कोई लेवल आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये मुझे कंट्रोल का डाटा चाहिए या प्लास्टिक मार्च का डाटा चाहिए, किसी एक लेवल का चाहिए, तो वो भी आप बाई सब सेट फंक्शन के थ्रू आप उसमें कर सकते हैं आपके पास। ये थोड़ा सा उसका है। यस यस, थैंक यू सर। देन हमारे पास है कॉलम सिलेक्शन, डिलीशन, चेंज ऑफ कॉलम नेम एंड कॉलम एडिशन। अगर हमने हमारे पास जो डाटा है, अब हमने आर के अंदर जो भी हमने काम करना है, हम उस काम को इस पॉइंट पर, और हमारे पास जो एक्सेल का या सीएसवी के अंदर हमारा ओरिजिनल डाटा है, हम उस डाटे को चेंज किए बगैर आर के अंदर अपना डाटे को जो है रीअरेंज कर सकते हैं, कॉलम की सिलेक्शन कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं और उन कॉलम को नए नाम भी दे सकते हैं। लाइकवाइज के यहाँ पर जो है ये कॉमन प्रैक्टिस है बेसिकली जो हमारे यहाँ देखने में आती है खासकर। तो वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि डाटा उनका नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा होता है। अब डाटे को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए वो डाटे को लेकर बैठ जाते हैं और डाटे में देखते हैं कि कहाँ पर जो है रिजल्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो उन रिजल्ट्स को वो सिग्निफिकेंट बनाने के लिए उस डाटे को टोटली चेंज कर देता है। वहाँ का जो है वो ओरिजिनल डाटा था, अब उस ओरिजिनल डाटा को चेंज किए बगैर हम आर के अंदर जो है वर्क कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के, हम जो ट्रीटमेंट के डिफरेंट लेवल्स होंगे उनको रीअरेंज कर सकते हैं। बाइंडिंग ऑफ कॉलम एंड रोज ऑफ टू डिफरेंट डाटा सेट्स, हम जो दो मुख्तलिफ किस्म का जो डाटा होगा उनके कॉलम्स या उनकी रोज को आपस में जो है जोड़ सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज अब मैं मूव करूंगा लेसन 4 की तरफ।
और लेसन 4 में हमने जो है एक्स वाई एक्सिस एडजस्टमेंट ऑफ ग्राफ्स के जो है लेसन 4 में हमने बेसिकली देखा कि ग्राफ को हम किस तरह से बना सकते हैं। अब आर के थ्रू जो ग्राफ्स बनाए हैं वो ग्राफ्स और जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, इन दोनों में वाज ए डिफरेंस, क्लियर जो है डिफरेंस है कि जो हमारे पास आर ने ग्राफ्स हमें क्लियर बनाकर दिए वो इंतहाई जो है वो प्यारे खूबसूरत और जो है वो क्लियर थे और वाजे रीडेबल थे। लेकिन जो हम दूसरे एक्सेल या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करके जो ग्राफ बनाते हैं उनमें इतना क्लियर रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये आर जो है जर्नल बेसिकली जर्नल डिफाइन कर देता है कि जो आपका ग्राफ है वो किस नोयत का होना चाहिए। तो आर एग्जैक्ट दैट नोयत, जो उसकी जो सिचुएशन या जो कंडीशन जर्नल ने बताई है उस जर्नल की जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम आर में जो है अपने ग्राफ्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टोटली ऑन हमारे हाथ में है कि हम आर के जिस तरह की कमांड देंगे, जिस तरह का आर के अंदर हम अपना ग्राफ बनाना चाहते हैं वो हम अपने जो है बना सकते हैं। अदर सॉफ्टवेयर में इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। लीजेंड जो है हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं ग्राफ की। फेसिट फंक्शन हम लगा सकते हैं। फेसिट फंक्शन बेसिकली जो हमारे पास 3 फैक्टर ग्राफ हैं उनमें जो है फेसिट फंक्शन को यूज करके हम जो है अलग एक जो है उसका टाइटल दे सकते हैं। कलर की हमारे पास वैरायटी है यहाँ पर, और वो वैरायटी बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे पास जो कलर्स की। वो डिफरेंट किस्म की कलर स्कीम्स को चूज करते हुए हम आर के अंदर जो है अपने ग्राफ्स को खूबसूरत बना सकते हैं। लेयर बाय लेयर ग्राफ को जो है कंपोनेंट्स को जो है हम कर सकते हैं। कंप्लीट बार ग्राफ जो है हम आर के अंदर जो है लगा सकते हैं। ये 2 ग्राफ्स हैं, 3 ग्राफ्स हैं, उनको हम एक पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर थैंक यू कहीं पर फिर भी मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो नहीं नहीं काइंडली नहीं कॉन्सेप्ट नहीं में जो नहीं है थैंक यू क्लियर थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू मुजम्मल भाई, आपने वेरी वेल एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो ये हमारे पास लेसन 4 लेसन तक हमने जो कोशिश की आपको डिलीवर करने की, ताकि आप ज़्यादा से मज़ीद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे आपके पास, तो मज़ीद लेसन 1 लेसन 2 लेसन 4 तक हमने ये लेसन 1 में हमने शुरू में आर का इंट्रोड्यूस कराया आपको। लेसन 2 में उसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ग्राफिक्स के बारे में बताया, ऐप फाइल्स के बारे में आपको बताया। लेसन 3 में जो बुनियादी डाटा अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया कि डाटा को आप कैसे उसकी समरी देख सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स को नेम देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स कर सकते हैं, अपने डाटा को आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन पर्पस था कि हमने एक ग्राफ बनाने थे, मतलब वो हमने कल के लेसन में डिटेल के साथ आपको पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक आपको रिव्यू कराया कि किस तरह आप अच्छे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारे लेसन 4 है। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैट को आर बेसिकली कैसे डील करता है आपके पास। स्टैट को ये आपने कैसे मुख्तलिफ मॉडल की सिलेक्शन करनी है अपने डाटा के बेस पे, और मुख्तलिफ मॉडल आपने कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा के लिए। तो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं लेसन 4 की तरफ और 5 की तरफ से। ओके तो सर जी जी डॉक्टर प्रधान सर। सर वो मैंने ना आज अपने डाटा की ना समरी बनाई, तो वो समरी विंडो 3 में आ गई। लेकिन वो सर उसको जब मैं दोबारा राइट एक्सेल का ऑप्शन यूज करता हूँ ना, तो वो बजाय समरी एक्सेल फाइल में बन के तो मेरे फोल्डर में जाने के ना, वही मेरा सेम का सेम डाटा एक अलग फाइल बन के तो वो उसमें फोल्डर में चला जाता है। हाँ उसमें जब जब मैं हाँ उसमें आप देखिएगा आपने जो नाम लिखा होगा ना, वो आप जो फाइल समरी की बनाई है वो नाम के बजाय आप अपने डाटा को दे रहे होंगे नाम। उसमें सिर्फ वो इसलिए वो डाटा, नाम सेम होगा। हाँ नाम से नहीं, नाम जो आपने समरी फाइल बनाने के लिए यूज किया है, तो जी वो सर। शायद नाम आप जब राइट कर रहे हैं तो आप शायद नाम वो पहले वाला यूज कर रहे हैं, जबकि आपको जो समरी बनाने के बाद आपने नाम यूज किया है तो वो यूज करना चाहिए आपको। सर विंडो 3 में ना जो समरी के ऊपर एक ब्लू से कलर के जो समरी की हेडिंग आ रही होती है, वही उसका नाम होता है ना सर? हाँ वही वही नाम होता है, वो दोबारा तो चेक करें थोड़ा। उस नाम को हमने राइट वाली ऑप्शन में लिख देना है। हाँ उसको राइट वाले ऑप्शन में लिख देना उसको, आपने जो जी फाइल ठीक है आपने सर, थैंक यू सर। वो बनाएंगे तो वो हो जाएगा। जी डॉक्टर तारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा वालेकुम एक ना छोटा सा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। जी जी और जी बेसिक सा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब विंडो 1 के अंदर लिख रहे होते हैं और विंडो
2 और 3 के अंदर उसका समझ लें कि किसी ना किसी शक्ल में एक आउटपुट तो नहीं आ रहा होता, लेकिन उसकी फंक्शनिंग आ रही होती है। जी जी आप जी डाटा इसमें देख सकते हैं, आपने जो कमांड रन की हुई वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल। पॉइंट ये है कि आप जो कमांड दे रहे होते हैं वो आप विंडो 1 से भी दे सकते हैं और विंडो 3 से भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? वो दोनों लिख सकते हैं, मतलब है जो नया बंदा होता है उसके लिए वो विंडो 1 में लिखता है, बास को हम टीच करने के लिए विंडो 3 में काम कर रहे होते हैं। बास को अगर कमांड आपको याद है, स्क्रिप्ट की आपको जरूरत नहीं है, जैसे हम मतलब कॉलम्स वगैरह, वो तो वो आप चला सकते हैं, वो व्यू करने के लिए मतलब आपको है कि आप जस्ट ठीक है। आप चलाते जा रहे हैं और डायरेक्ट उसी वक्त देखना है। जबकि आप विंडो 1 इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको सेव करें और चीजें सेव हो जाती हैं। जबकि विंडो 3 में आप इसको आर को बंद करेंगे तो हर चीज डिलीट हो जाएगी, वहां पे कोई चीज सेव नहीं हो सकती आपकी। वो तो अच्छा, ठीक है। आपको दिखाने के लिए बाजू का आते उधर ड्रैग चला के आपको रिजल्ट दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है, सेव नहीं इसका होते। मतलब ये कि ठीक है, जी अब जी इसका मतलब ये कि अगर हम विंडो 3 के अंदर कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं और साथ में अगर हम उसको ब्रश कर दें, वो जो एक छोटा-सा हमारे पास आ रहा होता है कि उससे डिलीट हो जाता है सारा कुछ। तो इसका हाँ मतलब है कि विंडो 1 के अंदर हमारा जितना भी काम है वो सेव रहेगा, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा कोई, ऐसा ही है? वो सेव, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, वो ठीक सेव रहेगा आपके पास, जबकि विंडो 3 वाली चीजें डिलीट होती जाएंगी साथ साथ आपके, वो ठीक है, सेव नहीं हो बहुत-बहुत रहा शुक्रिया। होता। बहुत थैंक यू वेरी मच। ओके, तो लेसन 5 को देखते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन को दोबारा जरा देख लेंगे। तो लेसन 5 आपके पास स्टैट को कैसे डील करता है। आपके पास मतलब स्टैट के आपने सॉफ्टवेयर, कुछ लोग एमफिल में इसको यूज भी कर रहे होंगे, आपके पास कुछ पीएचडी में कर चुके होंगे, आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे। तो आर को हमने बेसिकली आज के लेसन में अंडरस्टैंड करना है कि आर स्टैट को देखता है कैसे। आपके पास इसको अगर आपके पास मॉडल लगाना है, आपने मॉडल के बाद आपने मल्टीपल टेस्ट लगाने हैं, तो आर के अंदर आप इसको कैसे लगाएंगे और आर इसको कैसे समझता है आपके पास। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल देखेंगे कि आपके पास स्टैट का जो फार्मूला है वो चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल हम आपके पास दिखाएंगे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मॉडल है, मॉडल फार्मूला आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या है, मुख्तलिफ मल्टीपल कंपेरिजन टेस्ट होते हैं। फिर आपके पास एक सीआरडी डिजाइन और आरसीबीडी डिजाइन की हम आपके पास स्टैट के अंदर जाके आर के अंदर वो आपको उसको दिखाएंगे, उसको रन करके कि किस तरह वो सीआरडी डिजाइन और आरसीबीडी डिजाइन को उसने आपके पास मॉडल अप्लाई किया है हमने डाटा पे। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास मॉडल और मॉडल फार्मूला आपके पास आर में क्या आपके पास है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आपके पास जब आप आर के अंदर कोई भी स्टैट लगाते हैं तो उसमें आपके पास दो चीजें आती हैं, एक मॉडल है आपके पास, एक मॉडल फार्मूला आपके पास है। ये देखें मॉडल में क्या चीजें होती हैं, मॉडल के अंदर फिर आपके पास दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल और आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपके पास। इसको मजीद मैं आसान करूं तो ये देखें, आपके पास मॉडल है, आपके पास यील्ड है और उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन रेट है। आपके पास यील्ड जो आपके पास है रिस्पॉन्स वेरिएबल है, और जो आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो नाइट्रोजन है, यानी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन का साइन नाइट्रोजन रेट आपके पास। तो ये आपके पास स्टैट का जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें दो चीजें हैं, मॉडल और मॉडल फार्मूला। मजीद अब मैं इसको मजीद आसान कर दूं तो हमारे पास लीनियर मॉडल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास है वाई यील्ड से और नाइट्रोजन रेट से आपके पास, ये आपके पास है। तो ये आपके पास आर का बुनियादी स्ट्रक्चर है जिस पे आर काम करता है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मॉडल का और मॉडल फार्मूले का आपके पास। तो इस तरह मॉडल फार्मूले के अंदर क्या चीजें आएंगी, आपके पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है और आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपके पास है। तो आपके पास ये पहले आप रिस्पांस वेरिएबल रखेंगे, फिर उसके बाद जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई एक्सेस पे जो आप रखते हैं जो जिस चीज को, और एक्स एक्सेस पे आप नाइट्रोजन रेट्स को रखा आपके पास। तो इसके बाद एक और मॉडल है आपके पास, ये लीनियर मॉडल हम यूज कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ वेरियस मॉडल है, लीनियर मिक्स मॉडल है, बहुत सारे मॉडल आपके पास हैं। तो आपने ये चीज लगानी है आपके पास एक लाइन के अंदर, और आर ने आपको वो मॉडल अप्लाई करके उसके रिजल्ट आपके पास आउटपुट कर देंगे आपके पास। किसी को ये पॉइंट समझ में आया हो कि बेसिक स्ट्रक्चर स्टैटिस्टिकल डिजाइन का आर में क्या चीज है। ये डॉक्टर तारिक साहब आपको ये पॉइंट थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ हो? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ना बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता हो कि हमारे स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन का जो हमने आर को देना है।
तो इसके अंदर एक मॉडल और मॉडल फार्मूला हमारे पास पता हो। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये रिस्पांस वेरिएबल है और इसके साथ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, मतलब जो हमारे पास आउटकम है और जो इसका क्या कहना चाहिए, जो डिपेंडेंट और फैक्टर जी जिस पे जिसका असर चेक कर रहे हैं आप, यील्ड पे आप जिसका नाइट्रोजन इफेक्ट रेट आप चेक कर रहे हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे यील्ड जो ये आउटकम है आपकी, और नाइट्रोजन रेट जो है वो आपका पैरामीटर है। और इसी तरह अब वाई जी 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 वाई और ये आपका नाइट्रोजन रेट। तो ये आपके पास दो चीजें बेसिकली यही हैं आपको मॉडल और मॉडल फार्मूला आर के अंदर। आप इस मॉडल को आपके पास है तो ये आपके पास मॉडल के अंदर दो चीजें हैं, रिस्पांस वेरिएबल है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है। तो मॉडल के अंदर हमने यहाँ यूज किया लीनियर मॉडल आपके पास है, और आपके पास उसके बाद शील्ड और इसका नाइट्रोजन रेट का रिस्पांस देख रहे हैं हम शील्ड के ऊपर। तो ये आपके पास दो चीजें आपको पता होने चाहिए कि आर इस तरह काम करता है। आपने एक मॉडल लगाना है, मॉडल फार्मूला, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अब हमें कैसे पता चले कि हमने कौन सा मॉडल फार्मूला यूज करना है और कौन सा मॉडल यूज करना है। तो आर के अंदर ये आपने दो चीजें यूज करनी है, मॉडल और मॉडल फार्मूला। आपके पास कौन सा मॉडल आपने यूज करना है आपके पास, तो ये आपके पास एक बुनियादी स्ट्रक्चर आपके पास है। तो ये स्लाइड मेन है, आपको ये समझ में आ गई, आपको आर में स्टैट लगाना आ जाएगी आपके पास, किसी भी डाटा की आप स्टैट लगा सकेंगे आपके पास। उसके बाद है आपके पास कुछ ये साइन यूज होते हैं मॉडल के अंदर, यानी आपके पास नाइट्रोजन रेट है, इसके साथ आप प्लस मल्चेस या कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइन यूज करेंगे, प्लस साइन। यानी नाइट्रोजन रेट के साथ मैंने प्लस आपके पास मल्चेस यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, आपके पास उसका प्लस साइन यूज करूंगा। मुझे कोई और इस चीज के अंदर मॉडल फार्मूला के अंदर बेसिकली ये साइन यूज होते हैं कि आपने प्लस का साइन लगाया। उसके बाद कोई माइनस का साइन है, आपने यहाँ नाइट्रोजन रेट मल्चेस ईयर लिखा हुआ था, आप उस ईयर को माइनस करना चाहते हैं तो आप उसमें से वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर माइनस का साइन लगा के। इसके बाद आपके पास है ये आपके पास स्टेरिक साइन होता है आपके पास, ये आपके पास ये आप यहाँ लगाएंगे तो ये इंटरेक्शन शो होता है। बास औकात आपके पास मेन इफेक्ट होता है और बास आप चीजों का देख रहे होते हैं, नाइट्रोजन रेट और मल्चेस का आपस में इंटरेक्शन इफेक्ट आपने अगर चेक करना है तो उसके बाद आप उसके लिए क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे स्टेरिक लगाएंगे दूसरे, यानी नाइट्रोजन रेट और आपके पास मल्टीप्लाई मल्चेस, तो दोनों का इंटरेक्शन आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेरिक साइन लगाएंगे आपके पास। इसके बाद कोलन है आपके पास, ये भी आपके पास इंटरेक्शंस के लिए शो होता है कि आपके पास दो चीजों का इन नाइट्रोजन रेट है, उसके बाद आप कोलन लगा देंगे तो वो आपको ए और बी का इंटर, जैसे ए और बी आपके पास नाइट्रोजन रेट और मल्चेस का आपने इंटरेक्शन करना है, ए बी है। अगर आपके पास ज्यादा फैक्टर्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, तो इन सारों के दरमियान में आप लगाएंगे तो ये आपको इंटरेक्शन शो करेगा आपके पास। यानी आप स्टेरिक से भी इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं और कोलन लगा के भी आप दो चीजों का इंटरेक्शन इफेक्ट देख सकते हैं। आप बाज एक्सपेरिमेंट होते हैं एक फैक्टर वाले, बाज दो वाले, बाज तीन वाले, अगर दो या तीन वाले आपके हैं और आप उसमें इंटरेक्शन देखना चाहते हैं इन दोनों का इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या है, ये दोनों जब चीजें नाइट्रोजन रेट और मल्चेस यूज करते हैं तो उसका यील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो ये साइन आपके पास प्लस वाला साइन यूज कर सकते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं, स्टेरिक और ये कोलन साइन आप इसी मॉडल फार्मूले के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास हमने क्या क्या ये मेन स्लाइड है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने पूरी एक किताब स्टैट पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वहां से मतलब उसको पढ़ने के बाद चीजें आपके ये निकालिए कि जो इसमें मतलब आर काम कैसे करता है। तो आपने क्या करना है, एक मॉडल फार्मूला लगाना है और मॉडल लगाना आपके पास। मॉडल फार्मूला में मैंने बताया कि आपके पास रिस्पांस वेरिएबल है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके साथ आप ये साइन यूज कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, स्टेरिक का, कोलन का, और शुरू में मॉडल में आपका लीनियर मॉडल है। तो ये आपके पास, ये आपको स्लाइड क्लियर हो। तो नेक्स्ट आपको मैं स्लाइड में बताऊंगा कि अब हम डाटे को देखते हुए कैसे पता चलाएंगे कि ये मॉडल फार्मूला में कौन सा चाहिए और स्टैट में कौन सा मॉडल लगेगा, यानी स्टैट का कौन सा मॉडल फार्मूला यूज करना चाहिए हमें अपने डाटे के बेस पे, और कौन सा आपके पास मॉडल यूज करना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट दो स्लाइडों के अंदर इसको देखेंगे, लेकिन ये आपके पास पहले इस शीट को देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डॉक्टर सना आप बताएंगे आपके पास क्या ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिजाइन आर कैसे मतलब उसको करता है। ये मेन स्लाइड है बस आपके पास।
डॉक्टर सना, डॉक्टर बरदान, यस, डॉक्टर तारिक सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में खुद अपनी रिवीजन करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए नहीं आप जरा नहीं बोलना चाह बिल्कुल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर करें हमें, मतलब है इन मैं चीजों एक्सप्लेन कर दूं? मैं एक्सप्लेन दिस थिंग? जी डॉक्टर तारिक सर के बाद आपकी बारी है डॉक्टर ईश्वर। ओके। जी। यस। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके अंदर आज का जो हमारा लेसन है ना, वो है कि हमने स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज करनी है आर के साथ। तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि जो स्टैटिस्टिकल डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर, और वो किस तरह पता होना चाहिए कि हमें अपने मॉडल का पता होना चाहिए और मॉडल फार्मूला का पता होना चाहिए। और इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह लीनियर मॉडल है या कोई भी हमारे पास नॉन लीनियर या कुछ भी, तो वो हमने मॉडल उसका भी हमें पता होना चाहिए और वो बाहर आएगा, और हमने ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यील्ड मिसाल की मॉडलिंग करनी पड़ती ओके ओके। है। फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल या नॉन लीनियर रिग्रेशन के ग्राफ वगैरह में प्लॉट करने पड़ते हैं, तो उसके कई मेथड्स हैं। मेन फार्मूला इज दैट कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मॉडल एंड मॉडल फार्मूला। फॉर एग्जांपल मॉडल जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल कहला रहा है, जबकि रिस्पॉन्स वेरिएबल कहला रहा है इसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को भी एक्सप्लेन करना, और ये चीजें ब्रैकेट के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल ई जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है और नाइट्रोजन रेट जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में काउंट होता है। यील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि नाइट्रोजन रेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में काउंट होगा। मेन इंपॉर्टेंट साइन जो इसके लिए यूज करते हैं, हम इसमें चीजें ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड के लिए प्लस सिंबल इस्तेमाल करेंगे और डिलीशन के लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। और अगर वेरिएबल के साथ साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट और उसके इंटरेक्शन को चेक करना है, तो उसके साथ स्टैटिक या मल्टीपल वेरिएबल्स हो या मल्टीपल इंटरेक्शन हो या मल्टीपल कंसंट्रेशन हो, उसके लिए कॉलन यूज करेंगे। यस, थैंक यू डॉक्टर ईश्वर। तो ये हमारे पास था कि आर के अंदर आर स्टैट को देखता कैसे। आपको दो चीजें, मॉडल फार्मूला और मॉडल आपके पास अप्लाई करते हैं अपने डाटा के अंदर। मॉडल के अंदर फिर रिस्पांस वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आते हैं आपके पास। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल, हमारे पास डाटा तो है, हमारे पास अपना डिजाइन भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मॉडल फार्मूला लगाएं हम और आपके पास कौन सा मॉडल यूज करें। उसके लिए आपके पास एक शीट आपको नजर आ रही है आपके पास, यहाँ ये देखें आपके पास यहाँ मॉडल, आपको यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर आपका डाटा उन कंडीशंस में फिट होता है तो वो आपका मतलब लीनियर मॉडल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल है, जीएम जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल है आपके पास, तो एलएमए लीनियर मिक्स मॉडल है आपके पास, लीनियर मिक्स्ड इफेक्ट आपके पास है, वो मिक्स मॉडल है, उसमें यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ना लीनियर मॉडल में क्या है आपके पास, फिट ए लीनियर मॉडल विद नॉर्मल एरर्स एंड कांस्टेंट वेरिएंस generally is used for regression analysis using continuous explanatory variable। अब आपके पास जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। कोई मुझे बता सकता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में क्या फर्क होता है? डिस्क्रीट ये है कि जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक डिजिटल नंबर 010101, और जबकि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसके अंदर ये कि जो हर वक्त बढ़ रहा है या हर वक्त घट रहा, उसकी एक कोई स्पेसिफिक समझ लें कि डिस्क्रीट कर देंगे आपके पास, कैटेगोरिकल है। अच्छा, इसको कर दें हम कैटेगोरिकल वेरिएबल में जी क्या जी होता है? जी जी कैटेगोरिकल वेरिएबल कैटेगोरिकल इस तरह के मिसाल के तौर पे कि विंडो है आपके पास, अब वो या तो खुली है या बंद है। ऐसे हैं। ये देखें, जिसको आप मतलब मजीद तकसीम ना कर सकते। अब वैरायटी है ना, वैरायटी को हम हाफ वैरायटी तो कर नहीं सकते ना। आपके पास एक वैरायटी का, आपके पास ऐसी चीज है जिसको ब्रेक नहीं किया जाता, यानी वो नंबर की सूरत में नहीं है। आप शहरों का नाम है आपके पास, इस्लामाबाद है आपके पास, मुख्तलिफ के लाहौर है, आप ये लोकेशन है, आप इसको तो नहीं तोड़ सकते। ये आपके पास हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं आपके पास। तो वो आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यहाँ हैं जो वेराइटीज हैं, वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3। और आपके पास यहाँ एक्सप्लेनेटरी कंटिन्यूस जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं हमेशा। जैसे ये नाइट्रोजन रेट थे 0, 75, 100, तो ये आपके पास जो कंटिन्यूस वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी कंटिन्यूस हैं, जो नंबर में कंटिन्यूस यानी चल रहे हैं आपके पास है, ईयर्स हैं वो चल रहे हैं नंबर्स की सूरत में आपके पास है, वो आपका मुसलसल आपके पास जा रहे हैं।
तो ऐसे आपका नंबर जो नाइट्रोजन रेट है आपके पास, ये कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है आपके पास। ये कंटिन्यूअस, जैसे जो आपका डाटा अगर कंटिन्यूअस है तो वहां ये आपको बता रहा है कि आप लीनियर मॉडल यूज करेंगे। आपके पास जो मॉडल हमने शुरू में बताया था ना, जो वहां पे यूज हो रहा था, तो वहां आपने यूज करना है लीनियर मॉडल। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप देखें, वो कह रहा है एक्सप्लेनेटरी कैटेगोरिकल वेरिएबल आपके पास है। अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल आपके पास मौजूद है तो आप वहां पे हमेशा आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल लगेगा आपके पास। बात को समझ रहे हैं? आपके पास अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल आपके पास है, मतलब जैसे नाइट्रोजन रेट है, ईयर्स है, ये मुसलसल जा रहे हैं, तो ऐसे आपके पास हमेशा लीनियर मॉडल यूज होगा आपके पास। और उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी वेराइटीज हैं, आपके पास लोकेशनें हैं आपके पास, मतलब लाहौर जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, यानी वो मुसलसल चलने वाली चीज नहीं है आपके पास, वो आपके पास। तो ये आपके पास ये नंबर्स हैं जैसे चल रहे हैं 2 4 5 6, आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रेट्स हैं, जहां पे आपके पास नंबर हैं वो आपके पास हमेशा लीनियर मॉडल यूज होगा। जहां आपके पास कैटेगरीज हैं, वेराइटीज हैं, लोकेशनें हैं, मेडिसिन के नाम है आपके पास, तो वो आपके पास मजीद तकसीम नहीं हो सकते आपके पास। वो उस मॉडल के लिए आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल यूज करना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, आप अपने डाटा को पढ़ेंगे, आपका डाटा इन मॉडल में से किस मॉडल पे फिट होता है, तो वो आप उठा के, जो हमने ये इस वाली स्लाइड में, आपके पहले वाली स्लाइड में, जहां मॉडल की जगह पे आपने वो मॉडल लगा देना है। जैसे मैंने ये LM लीनियर मॉडल उठा लिया है कि मेरे आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है, नाइट्रोजन रेट है, ये मुसलसल चल रहे हैं, तो यहाँ मैंने मॉडल उठा लिया लीनियर मॉडल आपके पास। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंड हुई है आपको कि आप मॉडल की सिलेक्शन कैसे करेंगे। दो चीजें मैंने बताई ना अपनी स्लाइड के अंदर, जो पहले वाली स्लाइड है, इसमें मॉडल और मॉडल फार्मूला। मॉडल हमें पता चल गया कि हमारे पास जो मॉडल यूज हो रहा है वो, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो हम लीनियर मॉडल को यूज करेंगे। वो मैंने लीनियर मॉडल लगा दिया आपके पास। तो मैं फिर वापस आता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास था कि अब चले, हमें मॉडल को पता चल गया, हमने डाटा को देख लिया, हमारा डाटा कंटिन्यूअस वेरिएबल था, तो हमने लीनियर मॉडल लगा लिया। अब मॉडल फार्मूला कहाँ से ढूंढें कि मॉडल फार्मूला हम क्या कौन सा लगाएं आपके पास। उसके लिए ये आपको नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है। अब यहाँ पे सारी चीजों के आपके पास मॉडल फार्मूले आर के अंदर मौजूद हैं आपके पास। वो कहता है आपके पास रिग्रेशन आपके पास है, अब वो आपको रिग्रेशन का आपको दे रहा है आपके पास कि वाई अप्रोक्सीमेशन साइन एक्स आपके पास है, 1 वे अनोवा है, 2 वे अनोवा है, फैक्टोरियल एनालिसिस आप कर रहे हैं, आपका 3 वे एनालिसिस कर रहे हैं, आपका एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस कर रहे हैं, नेस्टेड अनोवा कर रहे हैं। तो उसके लिए ये सारे के सारे आपके पास मॉडल फार्मूले मौजूद हैं आपके पास। तो आप देखेंगे कि आपका डाटा किस किस्म का है, जो आपने स्टैटिस्टिकल डिजाइन इस्तेमाल किया था वो किस किस्म का है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ से मॉडल फार्मूला उठा लेंगे और इसमें अपने अपने यानी वाई आपका क्या था, एक्स आपका क्या था, तो आप कर देंगे। ये 2 वे अनोवा है, ये आप यहाँ पे अपने दोनों आपके पास लिख देंगे कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं। ये मॉडल फार्मूला उठा के अब आप, जो हमने पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास देखा था, अब हमें दोनों चीजों का पता चल गया, मॉडल का भी और मॉडल फार्मूले का भी। तो ये स्टैट आपके पास इस तरह अमल करता है आर सॉफ्टवेयर, और ये दोनों चीजें बताता है। सिर्फ आपने उसकी स्टेटमेंट और चीजें पढ़नी है कि आपका मॉडल कौन सा आपका फिट हो रहा है, और मॉडल फार्मूला आपके पास जो आपने डिजाइन अप्लाई किया है वो क्या था। उसके बाद उसका फार्मूला वहां से उठा लेंगे, उसका मॉडल वहां से उठा लेंगे, और इसमें जाके आप लिख देंगे और इसको रन करेंगे, तो आपके पास स्टैट वो लगा के आपको सारा उसका अनोवा वगैरह सीधे सारी चीजें दे देगा। वो हम देखेंगे आर के अंदर वो किस तरह लगाता है। तो ये किसी को समझ लगी हो तो प्लीज कोई रिपीट करेगा। यस, डॉक्टर तारिक साहब थोड़ा सा बताएंगे हमें स्टैट के हवाले से। वालेकुम सर। अब जी हमने आर तो यूज करना सीख लिया काफी हद तक, और अब ये कि आर के ऊपर हमने अपने डाटा को मतलब कि दिखाना है आर को कि वो उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करे। तो इस काम के लिए आर को दो चीजें हमने देनी है, एक तो मॉडल हमने देना है उसको, और दूसरा हमने उसको मॉडल फार्मूला देना है। अब मॉडल हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा मॉडल है, उसके लिए वो डॉक्टर साहब की एक स्लाइड है, डॉक्टर साहब थोड़ा वो स्लाइड दिखा दें, जी अगली वाली। हाँ, सर। तो ये वाली वो स्लाइड है जो आपको बताएगी या आर को बताएगी कि हमारा मॉडल कौन सा है। मिसाल के तौर पे कि अगर तो हमारे पास है
क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस हमारे पास है डाटा, तो मिसाल है ये कि उसके लिए हमारे पास लीनियर मॉडल लगेगा। और अगर हमारे पास दो टाइप का डाटा है, कैटेगोरिकल है, कॉन्टिन्यूस है, जो हमारे पास नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है जिस टाइप का, उसके ऊपर एनोवा लगेगा। और ये नीचे उसकी जिस तरह की है GLM है, या ये सारी उसकी कमांड्स हैं जो हमने R को देनी है कि इस टाइप का हमारा डाटा है, और ये वाला मॉडल ये वाला मॉडल हमारी उस डाटा के ऊपर लगाना है जो हम R से लगवाना चाह रहे हैं। डॉक्टर तो पिछली स्लाइड पे आ जाइए। और उसके बाद दूसरा आता है कि हमने मॉडल फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो मॉडल फार्मूला के अंदर हमने जो अप्लाई करना है वो अगली स्लाइड ये वाली है कि इसके अंदर हमारे पास सारे हैं कि जी हमने नल टाइप का मॉडल लगाना है, या रिग्रेशन मॉडल लगानी है, या वन वे टाइप का एनोवा लगाना है, टू वे लगाना है, या फैक्टोरियल है। जिस टाइप का भी हमने मॉडल फार्मूला लगाना है, या हमारे पास जो भी मॉडल हमने लगाना है अपने अपने डाटा के ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, या अपने डाटा शीट के ऊपर, तो ये उसका उसकी समझ लें कि डिपिक्शन है, और इसके अंदर उसकी कमांड्स लिखे हैं। अब इन दोनों चीजों को मिला के, मॉडल को और मॉडल फार्मूला की कमांड्स को मिला के हमने R को देना है, तो R फिर हमारे डाटा के ऊपर उसी हिसाब से स्टैट लगा के हमें उसके समझ लें आउटपुट दे देगा। यस, थैंक यू डॉक्टर तारिक साहब। जी डॉक्टर वरदान साहब, आप शेयर करेंगे। मुजम्मिल भाई, चलो मुजम्मिल, जी मुजम्मिल भाई रिपीट कर देता हूँ, और क्वेश्चन है मेरा एक। तो फर्स्टली मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने जो है मॉडल जो स्टैटिस्टिक्स हमने अप्लाई करनी है R के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन है हमारे, उसका जो है हमें अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है उसका, और ताकि हम जो है जो स्टार्ट अप्लाई कर सकें। उसके लिए हमारे पास है बेसिक डिजाइन के लिए हमारे पास मॉडल और मॉडल फार्मूला। तो मॉडल के अंदर हमारे पास आएंगी दो चीजें, एक होगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे मॉडल के अंदर आएंगे वो होंगे यील्ड, नाइट्रोजन रे यील्ड, या जो है हमारे पास और प्लांट हाइट, स्पाइक लेंथ, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्पाइक। लाइकवाइज अगर हम एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन रेट्स, इस तरह अब हम जो लीनियर मॉडल हम लगा सकते हैं, या कोई और मॉडल जो है वो हम अपने डेटे की बुनियाद पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो है पूरी एक टेबल है, उसमें हम अपने डेटे को पढ़ते हुए अपने डेटे की नोयत को देखकर, और उस टेबल में देखने के बाद, उस टेबल को स्टडी करने के बाद हम देख सकते हैं कि पता लग जाएगा कि हमारा डेटा कौन सी कैटेगरी में वेरी कर रहा है। तो जिस कैटेगरी में हमारा डेटा वेरी कर रहा होगा उस कैटेगरी पे जो है हम चूज करते हुए अपनी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन के दौरान। तो अगर हम फर्स्टली देखें तो प्लस का साइन है जो कि एडिशन करनी है अगर हमने। लाइकवाइज अगर हमने नाइट्रोजन रेट्स हैं या इरिगेशन के लेवल्स हैं तो उनकी अगर हमने जो एडिशन करनी है एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ, तो एडिशन के लिए हम साइन। और अगर हमने जो है किसी चीज का डेटा नहीं लेना, लाइकवाइज अगर हमने सपोज करें कि नाइट्रोजन रेट्स हैं और हमें जो है इरिगेशन का डेटा नहीं चाहिए उसमें से, तो हम माइनस डिलीशन ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इंटरेक्शन देखना है फैक्टर ए और फैक्टर बी, फैक्टर ए सपोज कर लें नाइट्रोजन है और फैक्टर बी इरिगेशन है, तो अगर हमने नाइट्रोजन और इरिगेशन का आपस में फैक्टर ए और बी का जो है इंटरेक्शन देखना है तो उसके लिए हम स्टेरिक साइन यूज कर सकते हैं। और देन कॉलम्स है हमारे पास, कॉलम्स है जो है वो हमारे पास 2 वे 3 वे 4 वे इंटरेक्शन को चेक करने के लिए हम कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। और अगर इसी तरह देखते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे सर हम। यस तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को हम जो है यहाँ स्टडी करने के बाद अपने डेटे की नोयत को देखकर उनको जो है अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है तो उसके लिए हम लीनियर मॉडल को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें जो है सिटीज वगैरह या कोई लोकेशन वगैरह हैं या कोई जो है मेडिसिन के नेम वगैरह हैं, तो उनको जो है हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड देन सो ऑन, अगर हमारे पास डेटे की नोयत किस तरह की होगी तो हम चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास होंगे फार्मूलाज वगैरह और मॉडल फार्मूला। इन दोनों को जो है आपस में देखते हुए हम अपना मॉडल को डेवलप करके मॉडल को रन कर सकते हैं मॉडल स्टैटिस्टिक्स के लिए। सर क्वेश्चन मेरा है कि Yes. हमारे पास जो मॉडल
मॉडल फार्मूला है उसमें हमारे पास जो है फैक्टोरियल भी है, CBD CRD और स्प्लिट प्लॉट भी है। लेकिन अगर हमारे पास स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट अरेंजमेंट्स हों, वो भी आपके पास है सारे, मतलब आपके पास सारे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल जितने भी आप नाम लेंगे वो सारे आपके पास मौजूद हैं आपके पास। तो यस सर, ये स्प्लिट प्लॉट नोवा। हाँ, उसके भी वो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी और है, मतलब बेसिकली बेसिक ये है, इसके मतलब स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट के भी वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। यस सर। हम्म। ओके। ओके, तो ये आपके पास है। डॉक्टर सैफुर रहमान, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लेट ज्वाइन किया। तो हम आज के लेसन में ये देख रहे हैं आपके पास ये आर स्टैट को डील कैसे करता है आपके पास। और आर को डील करने के लिए आपके पास हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मॉडल है और एक आपके पास मॉडल फार्मूला आपके पास है। तो ये दो चीजें यूज होती हैं, उसके बाद आपको मॉडल अप्लाई हो जाता है आर में। तो मॉडल फार्मूला के अंदर हमारे पास होते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने यहाँ दोनों लिखने होते हैं। इनके साथ हमने कोई ऐड करना है तो प्लस का साइन हो सकता है आपके पास, कोई डिलीट करना है तो माइनस का साइन, अगर इंटरेक्शन चेक करना है तो हम इसमें ये स्टेरिक साइन, और 2 वे 3 वे इंटरेक्शन चेक करना है तो कोलन से आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास मॉडल फार्मूला आपके पास है, दूसरा आपके पास मॉडल है आपके पास है, जो आपने लगाना है वो आपके। अब ये दोनों, अब कैसे पता चलेगा हमने मॉडल कौन सा लगाना है और मॉडल फार्मूला कैसे लगाना है, तो इसके लिए मैंने ये दो शीटें शेयर की हैं, जिसमें लीनियर मॉडल दिया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, GLM मॉडल, ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, 8-10 मॉडल। तो यहाँ से आपके पास इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो हमें बताते हैं कि अगर आपके कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है तो आप लीनियर मॉडल लगाएं, अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं तो आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाएं। तो डाटा के बेस पे हम अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिजाइन होता है, यानी फैक्टोरियल डिजाइन है आपके पास है, 3 वे है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस कर रहे हैं, नेस्टेड एनोवा, स्प्लिट प्लॉट आपके पास है, तो यहाँ आप उसका मॉडल फार्मूला यहाँ से ले सकते हैं अपने जो उसमें हम उसमें हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास ये सिग्निफिकेंट आपके पास इफेक्ट हमें नजर आ गया, उसके बाद हम मल्टीपल कंपैरिजन की तरफ जाते हैं कि आर के अंदर आपके पास के मल्टीपल कंपैरिजन कैसे कर सकें। तो उसके बाद हमारे मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टी टेस्ट है, टुकी मल्टीपल टेस्ट है, न्यू मैन आपके पास है, स्किप टेस्ट है, मनोफेरनिक टेस्ट है, टनट टेस्ट है। तो ये आपके पास 5-6 टेस्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। हमारे दो चीजें हैं तो आप टी टेस्ट लगाते हैं, टुकी मल्टीपल कंपैरिजन देखते हैं। तो ये मल्टीपल कंपैरिजन एनालिसिस आप परफॉर्म करते हैं। आपने पहले मॉडल लगा लिया, मॉडल के बाद आपको क्या चाहिए कि इनमें से जो आपके पास नाइट्रोजन रेट्स थे या चीजें थी आपके पास, तो इस पे पहले नंबर पे कौन है, सबसे टॉप किस किस पे है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे आपके पास कौन है। तो मल्टीपल कंपैरिजन आप देखते हैं आपके पास। तो पहले आपने कोई मॉडल लगा लिया, उसके बाद आपने मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट उस पर अप्लाई किया। ये अभी हम अगली स्लाइड पे थोड़ा सा इसको व्यू भी करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं करता जाऊं यहाँ पे, आपके पास जब आप कोई भी स्टैट लगाते हैं आपके पास, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आसान आ रही है।
ओके तो आपके पास जब हम स्टैट शुरू करते हैं कि हमने किसी अपना डाटा हमारे पास एक्सेल पे आ गया, हमने उसको अरेंज कर लिया आपके पास, तो अब हमने देखना है उसको स्टैट लगानी है। तो जो सबसे गलती है हमारा इधर पाकिस्तान में हम ज्यादातर लोग करते हैं, हम डायरेक्ट उस पे मॉडल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसका मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट करना शुरू कर देते हैं आपके पास। लेकिन हम जो आपके पास कोई भी मॉडल, आप साइंस के काफी स्टूडेंट हैं सारे माशाल्लाह, तो कोई भी मॉडल आपके पास है तो वो किसी खास कंडीशन में अप्लाई होता है। चाहे लीनियर मॉडल है, चाहे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल आपके पास है, कोई मॉडल है उसकी खास कंडीशन होती है जिसको हम assumptions का नाम देते हैं स्टैटिस्टिक में। तो अगर वो आपकी फुलफिल नहीं है आपके पास, तो वो क्या होगा आपके पास, तो वो मॉडल फेल हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जरूरत है आपके पास पौधों को या किसी चीज को, आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल होगा या आपके पास ठीक चलेगा? हाँ जी, आपके पास कोई एक ऑक्सीजन नहीं है एक इन्वायरमेंट में, मतलब आप वहां पे पौधे ग्रो कर रहे हैं, आप कोई भी वहां पे एक एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट कर दिया, अब पौधों की रूट्स को आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो आपका सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा आपके पास। क्योंकि आपको पौधों की ग्रोथ के लिए जो आपको चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए उसके रूट की ग्रोथ के लिए, लेकिन वहां तो वो मौजूद ही नहीं थी। अब आप दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से फेल हो गया। तो आपने सबसे पहले जो करना होता है, आपने स्टैटिस्टिकल कोई भी मॉडल है, आपने उसकी assumption चेक करनी है कि इसकी assumption कौन सी है। डॉक्टर साहब सर जी। सर हमारे पास दो किस्म के एजम्पशन है, एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके जो है 4 एजम्पशन उसकी हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल। और ये अलग अलग होंगी, सेपरेटली हैं, या वही जो हमारे पास एनोवा की जो 4 एजम्पशन आती हैं, या वही है, सेम है? वही सेम एजम्पशन है आपके पास, एजम्पशन वही सेम है। उसमें से एक एजम्पशन की मैं अभी आपको मिसाल, यस, अभी आपको मैं एजम्पशन की मिसाल देता हूँ। आपके पास ये देखिए, आपके पास एक डाटा आपके पास है। अब ये शुरू में डाटा आपके पास, ओरिजिनल डाटा मेरे पास है, उसका देखें हमने मतलब क्यू प्लॉट आपके पास ड्रा किया, प्रोबेबिलिटी प्लॉट ड्रा किया हुआ है, तो आप उसको देखें। और उसके बाद हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है आपके पास, डाटे को हमने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजारा आपके पास। तो उधर आपके पास चीजें देखें, उसके हिस्टोग्राम देखें, आप क्यू क्यू प्लॉट देखें, नॉर्मेलिटी प्लॉट देखें, तो आपको वाज़ेह नजर आता होगा कि डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास दूसरी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि पहले वाली शीट में देखें आपके पास यहाँ डाटा आ रहा है, इसके हिस्टोग्राम देखें, फिर दरम्यान में गैप है, फिर इधर फिर आता है तो फिर गैप है। तो ऐसे डाटे पे जब आप कोई भी स्टैट लगाएंगे, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में लगाएं, आपके पास जो आपका कंक्लूजन होगा वो आपका रॉन्ग होगा। आप कह रहे हैं चीजों के दरम्यान में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है आपके पास। वो आपके पास कोई एक वैल्यू है, आउटलेयर्स है, कुछ वैल्यूज की वजह से वो आपको सिग्निफिकेंट शो करा रहा है आपके पास, लेकिन एक्चुअली जो कंडीशन है डाटा की, वो आपके पास वो डाटा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर आपने किसी भी उस मॉडल की assumption को पूरा ना किया और आपने मतलब स्टैट लगा दी, मॉडल लगा दिया, तो आपकी assumption, वो आपका सारा कंक्लूजन जो आप ड्रा कर रहे हैं वो आपके पास कर लाता है। आप किसी, आप ये आगे वाली शीट को देखें, अब इसमें देखें, आपको यहाँ चीजें जरा वाज़ेह पता चले। अब एक बंदे ने आपके पास यहाँ पे देखें, उसने स्टैट लगाई आपके पास, तो उसके बाद आप ये देखें आपके पास, ये आपके पास बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कह रहा है जो उसकी ट्रीटमेंट T5 है और उसके बाद T1 है, लास्ट वाली दो देखें आपके पास, जो पहले लेटरिंग आ रही है I और J आ रही है, तो वो कहता है अपने कंक्लूजन में कि T5 और T1 के दरमियान में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्योंकि इनकी लेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं आपके पास। जबकि जब ट्रांसफॉर्मेशन हमने की आपके पास, तो उसमें देखें T5 और T1 की लेटरिंग सेम आ रही है। इसमें स्टेटिस्टिकली वो कहता है कि इन दोनों ट्रीटमेंटों में कोई भी फर्क नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास इस चीज को आपने लाजमी ख्याल में रखना है कि पहले आपने जो भी मॉडल है उसकी assumption पूरी करनी है आपके पास, और ये हमारे नहीं करते हम लोग, मतलब मोस्टली 99% हम, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है हमारे पास। बाहर में जब आपके पास डाटा जाता है तो वो पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि आपने डाटे की नॉर्मेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडल की assumption को फुलफिल किया था, उसके बाद आपने मॉडल लगाया था। तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ताकि आपका कंक्लूजन जो हो वो सही हो, और आपकी जो रिकमेंडेशंस आप अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे दे रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए। तो डॉक्टर तारिक साहब, आप थोड़ा मजीद
इसको एक्सप्लेन करेंगे सर कि assumptions के क्यों अहमियत है और क्यों चीजें मतलब आपके पास है। जी डॉक्टर साहब, ये समझ लें कि आपके कंक्लूजन की और जो आपने अपना टेस्ट लगाना होता है उसकी वैलिडेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उसकी समझ लें कि ट्रांसपेरेंट और उसकी क्या कहना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा की नॉर्मेलिटी और डाटा की जो अजम्पशन है ना वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। और मिसाल के तौर पे वो जरा पिछली स्लाइड पे अगर हम चले जाएं, मिसाल के तौर पे जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें दिखाया डाटा के एक तरफ तो लेफ्ट पे हमारे पास जो नजर आ रहा है वो है ओरिजिनल डाटा और राइट साइड पे हमारे पास नजर आ रहा है जो ट्रांसफॉर्म डाटा है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास किस तरह जो है ना वो चीज़ों का इफेक्ट आ रहा है। और जिस तरह यहाँ हम हमारे पास हिस्टोग्राम है और यहाँ पर हमारे पास एक नीचे स्कैटर प्लॉट भी है और प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी है। और इनके अंदर हमें मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो डाटा है और जो दूसरी तरफ को जो हमारे पास जो स्क्यूड डाटा है इसके अंदर जो डिफरेंस है उसकी बेस के ऊपर हमारा समझ लें कि कंक्लूजन इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से ये हमारे पास इन चीज़ों की अज्यूम करना, अजम्पशन करना ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये है कि नीचे जिस तरह T5 T1 के दरमियान में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लेटर वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो डाटा है यहाँ पर लेटर जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यस तो इस तरह हमारे पास यानी कि जो कंक्लूजन्स और जो डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज़ ए समझ लें कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हम एक प्री फिजिबिलिटी टाइप की एक अज़म्पशन करते हैं, एक तसव्वुर करते हैं कि भई ये डाटा किस टाइप का है, किस तरह का है और ये कितना समझ लें कि इसकी सुध-बुध क्या है। तो वो उसके लिए ये काम हमारा बहुत ज़रूरी है। यस डॉक्टर तारिक साहब, ये यस डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, इस पे आप रोशनी डालेंगे, assumption क्यों जरूरी है? यस सर, ये इसमें जो है ना असम्पशंस इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हमें जो है ना स्टैटिस्टिकल जो है मॉडल, ठीक है, हमें जो है पता है कि ये इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें ये नहीं होता कि हमने इसके ऊपर कौन सा लगाना है और उसके बाद जो रिज़ल्ट हम जो है अज्यूम कर रहे हैं आया कि वो उस मॉडल से आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके लिए पहले ये जो है ना क्लियर होना चाहिए कि किस जो है डाटा पे कौन सा मॉडल इसके लिए जो है वैलिड है। और फिर ये सर आपने इसमें लिखा है कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है की जाती है, जैसा कि स्टेबल में आ रहा है नज़र। जो एक डाटा है एक तरफ उसमें सिग्निफिकेंस जो है नज़र आता है, दूसरी तरफ कुछ जो है वैल्यूज़ के अंदर इनसिग्निफिकेंस है। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है चेक कर लिया जाए। तो इसमें सर फिर जब इनसिग्निफिकेंस आ रही है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये होगा वैलिड, फिर हम इसको आगे स्टेट के लिए जो है मॉडल के अंदर रन करेंगे। यस आपके पास तो वो आप कंक्लूजन में यही बताएंगे कि आपके पास के ये दो जो T5 है T1 है आपके पास, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट आपके पास है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आप कह देते हैं अभी T5 और T1 सिग्निफिकेंट है आपके पास, यानी T5 को यूज करना चाहिए आपके पास, तो वो आपके पास वो मिसगाइडेड कर रहे हैं आपके पास, वो आप कंक्लूजन को सही ड्रा नहीं कर रहे। तो ये एक पॉइंट था आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी था, ताकि सिर्फ डायरेक्ट आप मॉडल लगाना शुरू ना कर दें उस चीज़ को, अपने रॉ डाटा को पहले उसका वो assumptions को पहले चेक करें कि आपका डाटा उस assumption को फुलफिल करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप चाहिए, तो वो आप स्टेप उसमें लगाएं ताकि आपका जो कंक्लूजन हो वो आपके पास रिलायबल हो आपके पास। उसके बाद यस उसके बाद हम मतलब ये CRD डिजाइन हमने लगाया, देखें जैसे वो मैं आपको शो करा रहा था। अब आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है नाइट्रोजन रेट्स का आपके पास वो सिग्निफिकेंट, ये अनोवा आपके पास उसने मॉडल हमने लगाने के बाद ये अनोवा डिस्प्ले हुआ आपके पास, तो ये आपके पास स्टेरिक सैन बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने दूसरा वही है, अब ये हमने उससे मल्टीपल कंपैरिजन किया तो उसमें A B और B आपके पास है। तो ये आम स्टैट की लेटरिंग में और आर की लेटरिंग में कोई फर्क किसी को नजर आ रहा हो? जो आम रूटीन में स्टैट लगाते हैं उसमें लेटरिंग कैसे आती है और आर में कैसे आती है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब नया बंदा स्टैट लगाता है,
तो आम रूटीन में हम जो स्टैट लगाते हैं ना दूसरे सॉफ्टवेयर में, वहां आपने नोट किया होगा जो बड़ी वैल्यू है ना वहां पे लेटर ए शो हो रहा होता है, और जो लोअर वैल्यू होती है उसके साथ आपके पास लोअर लेटर, यानी अगर यहाँ पे बी शो हो रहा होता है यहाँ पे ए शो हो रहा होता। लेकिन आर में जो लेटरिंग है वो अपोजिट शो होती है, यानी आर देखें बी जो बड़ी वैल्यू आपके पास है 134.38, आर इसको बी कह रहा है, और जो आपके पास लोअर वैल्यू आपके पास है 108.43, तो आर इसको ए कह रहा है। तो ये आपने हमेशा याद रखी है, आर इसको अपोजिट शो कराता है लेटरिंग को। लेकिन जो आप जब आप अपने स्टैटिस्टिकल सेक्शन का हवाला देंगे कि आपने ये स्टैट आपने आर में लगाई है, तो दुनिया को पता है कि आर का डिजाइन, आर इसी तरह स्टैट लगाता है लेटरिंग को, वो लोअर लेटर जो बड़े आपके पास वैल्यू होगी उसको लोअर लेटर शो कराएगा, जबकि बाकी सॉफ्टवेयर में आप इसके अपोजिट वो इफेक्ट देखेंगे आपके पास। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यस 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 सर क्लियर है। एक चीज इसमें सर काइंडली बताइएगा कि ये जो प्लस माइनस 5.87 ऊपर जीरो वैल्यू के साथ है, नीचे और है, उसके बाद फिर 5.5 है, तो ये किस तरह होता है डिसाइड, या इसमें ये बाय डिफॉल्ट खुद ले आता है ये इसमें प्लस माइनस? ये आपके पास जीरो के अंदर जितनी भी रेप्लिकेशंस थी ना उसमें उसने दिखाया कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू थी उसके अंदर आप यानी 5.87 को प्लस करें तो वो हायर वैल्यू शो हो जाएगी, अगर इसको माइनस करें तो वो लोअर वैल्यू शो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन शो करा रहा है आपके पास। यानी 108 के 5 जमा करें तो ये 113 हो जाएगा, अगर इसको लोअर वैल्यू पे चले जाएंगे तो 103 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब है जो जीरो पे आपके पास 3 रेप्लिकेशनें थी, ये उसका है, वो हर का अलग अलग है, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया। 75 पे नाइट्रोजन रेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया था, जो इसकी वैल्यूज 3 वैल्यू थी, और ये जीरो पे जो थी उसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और 150 पे आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अलग अलग आर ने कैलकुलेट किया। तो ये आपके पास आर ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको स्टैट लगा के तो ये दे देता है आपका। पीछे हमारा टोटल लेसन था थ्योरेटिकली। अब थोड़ा सा मैं आर के अंदर आपको दिखाऊंगा कि बस आपको समझ लग गया कि ये किस तरह आपके पास काम करता है आर को। तो आर का देखा हमने शुरू से कि स्टैटिस्टिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है और मॉडल है। तो इससे आपने ये दोनों चीजें लगनी है। स्टैटिस्टिकल मॉडल मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि आपको अपने डिजाइन से पता चले, फैक्टोरियल डिजाइन है आपके पास, स्प्लिट प्लॉट है आपके पास, तो वो आपके पास वहां से पिक करके अपना फार्मूला ले लेना है। मॉडल से आपको दिखा दिया कंटिन्यूस वेरिएबल है आपका, कैटेगरी वेरिएबल है, तो वहां से ले लेंगे। इसके बाद जो हमने चीज डिस्कस की कि आपने कोई भी मॉडल लगाने से पहले उसके जम्पशंस को लाजमी पढ़ना है कि उसके जम्पशन क्या है। डाटा नॉर्मलाइज चाहिए तो आपने पहले डाटा को नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद आपने उस पर स्टैट लगानी है, वरना आपका कंक्लूजन आपके पास मिसलीडिंग हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद जो हमने आखिर में देखा एक और चीज है कि लेटरिंग जो हमेशा आर में होगी वो अपोजिट होगी। जो बड़ी फिगर होगी वो उसको बी या सी शुरू शो कराएगा, जो छोटी आपके पास वैल्यूज होगी उसको ए शो कराएगा आपके पास। तो ये आपके पास है। तो अब हम आर के अंदर थोड़ा सा देखते हैं कि बस आर के अंदर ये स्टोरी क्या है आपके पास है। आर की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? यस सर हो रहा है। ओके, तो ये एक एग्री गोला आपके पास पैकेज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको एक्टिवेट करूंगा जस्ट आपके पास। उसके बाद वही स्टेप, पहला स्टेप जैसे मैंने बताया था, ये स्टेप स्टैट के अंदर ग्राफिक के अंदर आपके पास सेम रहेंगे आपके पास, कि आपने उसको मतलब वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है पहले स्टेप पे आपने, ये अब आप लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज में। उसके बाद आपने डाटा की फाइल को इंपोर्ट करना है, ये CSV फाइल मेरे पास है study4 के नाम से, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा आपके पास। उसके बाद स्ट्रक्चर वाला जो आपने ये काम करना है आपके पास, स्ट्रक्चर व्यू करना है आपके पास। देखें आर को अभी पता नहीं चल रहा अभी क्या है, ये देखें आपके पास, तो ये आपके पास वही देखें उसको अभी पता नहीं चल रहा है ईयर क्या चीज है, ट्रीटमेंट वैरायटी रेप्लिकेशन आपके पास। ओके, तो जैसे हमने कहा था कि आपके पास पहले आपके पास जो पैकेज आपने एक्टिवेट करना है, उसके बाद वो लोकेशंस आपकी जहाँ पे ये फाइलें पड़ी हैं उसकी लोकेशन यहाँ कॉपी करके और इसकी स्लैश को चेंज करके आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे आपके पास। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद आपके पास जो डाटा फाइल जिस पे आपने स्टैट लगानी है आप उसको इंपोर्ट करोगे। आपके पास CSV फाइल है तो हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने देखना है कि आर के अंदर कोई आपके बात है कि आर अभी तक इस स्ट्रक्चर को वो नहीं पढ़ रहा आपके पास कि स्ट्रक्चर क्या है,
कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो ये आपने स्टैट और ग्राफ में दोनों ये सेम स्टेप करने हैं आपने। ईयर को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ट्रीटमेंट को फैक्टर्स में कहना है, वेराइटी को फैक्टर पढ़े और एप्लीकेशन को भी वो फैक्टर में पढ़े। तो ये कमांड रन करेंगे हम ताकि वो उसका स्ट्रक्चर ठीक हो जाए आपके पास आर के अंदर। तो अब दोबारा हम स्ट्रक्चर व्यू करते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आप स्टैट भी लगेगी और उसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं आपके पास। तो ये आपके पास ये देखें आप उसने उनको फैक्टर रीड करना शुरू कर दिया कि आपको क्या उसको पता चल गया कि ये फैक्टर्स ऐसे मैंने ट्रीट करने हैं। उसके बाद आपके पास जैसे मैंने बताया था, अब आपको ये देखें आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है आपके पास, उसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स का आपके पास डाटा है और प्लस रेप्लिकेशन हम इसको ऐड करेंगे। ये हम पीओडी पे उसका पैरामीटर का नाम जो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है। उसके बाद ये आपकी डाटा फाइल आपके पास है, ये हम इसका चेक करेंगे। और उसके बाद आप ये देखें, ये सिर्फ आपने ये एक पैरामीटर्स पे हमने उसका लगाया, उसमें हमने क्या दिया उसका, ये आपके पास मॉडल आ गया आपके पास, इसके अंदर ये आपके पास क्या है वो मॉडल फार्मूला आपके पास है। आपके पास ट्रीटमेंट है और आपके पास है ये रेप्लिकेशन है और आपके पास ये आपके पास डाटा फाइल है आपके पास। और ये देखें आपके पास उसने ये आपको निकाल दिया आपके पास कि 0 ट्रीटमेंट के दरमियान में आपके पास स्टैटिस्टिकल नहीं है। तो ये देखें आपके पास इसको, उसके बाद आपके पास HSD टेस्ट लगाना चाहते हैं, LSD टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो टेस्टों की मैंने आपको दी थी, तो वो आपके पास यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। आपको मल्टीपल कंपैरिजन आपके पास वो पैरामीटर्स का नाम है, उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट्स के साथ आप लेना चाहते हैं और कंसोल्स के साथ। तो ये देखें आपके पास, ये आपके पास ये अनोवा आपके पास आ गया। तो ऊपर आपके पास ये आपके पास उसने अनोवा आपके पास बना के दे दिया आपको, और उसके बाद आपने उसके इससे मल्टीपल कंपैरिजन के आपको लेटरिंग करके दे दिया। आपके पास के पोटेशियम नाइट्रेट है, हाइड्रोप्राइमिंग है, कंट्रोल है, कंपोस्ट है। तो इनके दौरान में जैसे ऊपर अनोवा में भी हमें शो हो गया था कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट हो तो फिर आगे आप ये टेस्ट करके वो आपको उसकी सारी लेटरिंग दे देगा आपके पास के कौन सा आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर उसमें सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट था तो इन्होंने इसके सारों की लेटरिंग शो करा दिया आपके पास की सेम लेटरिंग है। हाँ जी, ये कोई रिपीट करेगा आपके पास क्या क्या मैंने मतलब स्टैट किस तरह लगाई है? यस डॉक्टर तारिक साहब, थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि हमने जो चीज पढ़ी है आपके पास वही चीज है इसमें? यस जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना सबसे पहले तो जो हम रूटीन में नॉर्मल करते आए हैं, मिसाल के तौर पे कि डायरेक्टरी को सेट करना, उसके बाद वो डाटा को पुट करना, व्यू करना और समरी वगैरह या जो कुछ भी है उसके अंदर वो हमने की ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल को पोर्ट किया और वो फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि हमने ना अपना डाटा को इम्पोर्ट करने के बाद उसको स्ट्रक्चर देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर आर उसको रीड नहीं करेगा। और उसके अंदर एक पॉइंट तो ये है कि हमने अपने ट्रीटमेंट वेरिएबल्स को हमने फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, जिस तरह ये उसकी वो है उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने डाटा के हिसाब से। और उसके बाद उस डाटा को ना हमने एक तो ये अब इसमें हाँ, डाटा को स्ट्रक्चर करने के बाद अब बारी आई है कि हमने उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है। अब स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के लिए हमने पढ़ा था कि एक हमें मॉडल चाहिए और फार्मूला मॉडल चाहिए। तो ये है उसका मॉडल कि हमने इसके ऊपर एनोवा अप्लाई करना है। ये एनोवा है जी। जी और उसके बाद फिर ये हमारे पास है उसका मॉडल कि हम पीओडी जो एक पैरामीटर है जो कि हमारे पास है यील्ड का, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने वो ऑलमोस्ट का साइन लगा के हमने अपना देना है कि फैक्टर्स का जो हमने इसको कन्वर्ट किया था। और उसके साथ एक हमने एडिशनल हमने माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के हमने साइंस पढ़े थे कि उसके साथ हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये उसकी कमांड है साथ में। और साथ में फिर ये दे दिया कि हमने डाटा कौन सा डालना है, जो यहाँ पर हमने डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लिखा हुआ। और उसके बाद हमने इसको रन कर देना है कि और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास नीचे उसका वो विंडो 3 के अंदर उसका वो आ जाएगा आउटपुट। ये तो वो इन्होंने काफ़ी कुछ दी हुई हैं चीज़ें, एफ वैल्यू भी आ गई हमारे पास, की वैल्यू भी आ गई। और उसके बाद फिर अब ये उसी दूसरी एग्जांपल है कि एचएसडी टेस्ट इन्होंने लगाया है यहाँ पर
इसके उसकी कमांड है ये LSD टेस्ट के लिए। तो POD पैरामीटर आपका ट्रीटमेंट है और उसके साथ कंसोल की उन्होंने लगा दी। तो ये एक एग्जांपल है कि हमने किस तरह अपने मल्टीपल टाइप के जो टेस्ट हैं वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू कि हमने डाटा को अपने को स्ट्रक्चर कैसे करना है और साथ में उसके अंदर मॉडल और मॉडल फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है अपने डाटा के ऊपर, और पीछे बाकी चीजें तकरीबन सारी सेम। तकरीबन ये सारे टेस्ट आपके इसी तरह होंगे। ये सारों के मैंने एक अलग से भी बनाई हुई है जो मुख्तलिफ डिजाइन है, और ये भी मैंने जो 2 आपको शीटें दी हैं वो हमारे पास पावर पॉइंट में मौजूद है, उसके थ्रू आपके पास। तो ये आप लोगों ने इस तरह अपने डाटे पे स्टैट लगानी है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा एक यस यस सर काइंडली ये बताइएगा ये कंसोल इज इक्वल टू ट्रू से क्या मतलब है? कंसोल में बस ये है कि ये आपको टेबल की शक्ल में सारों को आपको जमा करके आपके पास एक ये फंक्शन है, जस्ट आपको ये कंसोल करके आपको सारे ये आखिर में जो टेबल बना के दे रहा है ये उस वजह से आपके पास है। ओके ये फंक्शन का पार्ट है आपके पास। तो इस तरह आपने अपने डाटे पे आपने मतलब है वो मॉडल लगाना है। मॉडल के बाद आप मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये देखें कि कितना आसान है, सिर्फ एक लाइन में आपको मॉडल अप्लाई हो गया। एक लाइन की कमांड के अंदर आपके पास वो उसकी मल्टीपल कंपैरिजन होगी। और ये मैंने बताया था कि एक दफा एक पैरामीटर के लिए है, आपको बाद में नाम चेंज करते जाएं तो आप सारों की स्टैट इस तरह आपके पास लगती जाएगी आपके पास सारे पैरामीटर्स की। तो इंतहाई आर में आप अपने डाटे को ग्राफ के स्टैट लगाना, अंडरस्टैंड करना, बस ये वही है कि आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इंतहाई मुश्किल से मुश्किल मॉडल जो आप यूज करते हैं वो आर के अंदर 1 या 2 लाइनों में वो आप इसीलिए उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास तो ये बेसिक आपको मतलब है स्टैटिस्टिकल मॉडल मैंने एक अप्लाई करके भी दिखा दिया आपको, सारे मॉडल्स भी दिखा दिए। तो ये आपने अपने डाटा पे अप्लाई करा और मुझे शेयर कीजिएगा अगर कहीं आपको कोई किसी किस्म का एरर आता है। तो ये आपके पास देखें कोई थ्योरी हम थोड़ी सी पहले देखते हैं तो उसके साथ जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो मुझे समझाना भी आसान हो जाता है और आपको उसका समझना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ आपके पास स्टैट में कोई क्वेश्चन हो तो बस ये आपके पास यहाँ पे स्टैट का लेसन एंड हो रहा है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चीजें हो, आप अभी भी पूछ सकते हैं। जब आपने अप्लाई करें तो फिर कोई एरर आ रहा तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये मैं आपको सारे फार्मूले और ये HSD टेस्ट या टुकी टेस्ट आपके पास ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये सारी चीजें दी हुई हैं, 10-15 जो आपके पास मॉडल यूज होते हैं उसकी भी दी हुई हैं, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ट्रेनिंग के हवाले से या कोई चीज आप कमेंट करना चाहें तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं आपके पास। यूज में सर ये इसमें आपने CRD का जो है बताया है, तो इसी तरह ये जो और होता है RCBD और ट्यूटोरियल, तो क्या उसका भी होगा लेसन? नहीं, बस ये आपका लेसन इसी तरह, बाकी इसी ये सेम पैटर्न पे वो मैं आपको ये दे दूंगा, आपने रन करके उनको चलाना है। बेसिकली मैंने वो आपको ये समझा। RCBD के लिए भी जो पैटर्न ये CRD का यूज हुआ है बिल्कुल इसी तरह ही होगा? इसी तरह वो थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हैं वो मैंने मतलब पॉइंट आउट की हुई है आपके पास। इसके नीचे भी हमने RCBD का भी वो लगाया हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं आपके पास। यहाँ आपने मीन स्क्वायर एरर लिखना होता है और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें थोड़ी सी ऐड करनी होती है। तो वो नोट्स के अंदर भी मौजूद है और वो मैं आपको ये सारे नोट्स भी शेयर कर दूंगा। लेकिन बेसिक जितने भी मॉडल आप अप्लाई करेंगे या चीजें करेंगे उसमें यही 2 स्टेप को बेसिकली आपने फॉलो करना है आपके पास। इसी चीज में थोड़ा बहुत फर्क है उनमें और ज्यादा नहीं है, लेकिन बेसिकली आप इसको पहले अपना रन करें, उसके बाद वो दूसरा आपके पास रन करेंगे तो वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपको कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। यस सर। हाँ। तो लेकिन आपको जो बुनियाद ये स्टैट की एक मैं आपको बुक भी शेयर करता हूँ जहाँ आपके पास थोड़ा सा आपने मैंने ग्राफ की बुक भी शो की है और स्टैट की बुक भी मैं आपको शो करता हूँ। तो आपने इन दोनों को पढ़ना है इंशाल्लाह, मतलब है ना। यस सर, इंशाल्लाह हम जरूर उसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ तक सर हमारे जो क्वेश्चन वगैरह वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि उस वक्त हमें कोई ना कोई डिफिकल्टी अगर आएगी तो वो इंशाल्लाह हम जो है उसके जो है सॉर्ट आउट करने की ट्राई करेंगे। सर क्वेश्चन है मेरा अपने डेटा से रिलेटेड ना। तो बेसिकली मेरे पास जो है 60 प्लांट्स का मैंने डाटा लिया है, 60 प्लांट पर से, और 20 थी मेरे पास, 25 टाइप्स की जो 20 थी वो। और अब सर जो डाटा है वो इरेगुलर है बेसिकली ना, उसमें डेट वाइज जो है वो डेट वाइज भी इरेगुलर है, और
जो डाटा जो बीस का डाटा है वो भी इरेगुलर है। बेसिकली जो बीस थी वो जो है ना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो बीस का डाटा हमने कलेक्ट किया। अब इस तरह से है डाटा के लाइकवाइज अगर हमने आज डाटा लिया और आज जो है मुझे एक प्लांट के ऊपर 4-5 बीज मुझे मिल गई, उसके बाद जो है आफ्टर 2 डेज या 3 डेज फिर दोबारा डाटा लिया, फिर जब दोबारा डाटा लिया है तो उस वक्त मुझे 15-20 मिल गई एक प्लांट के ऊपर। तो इस कंडीशन में जो है ना मेरे पास डाटा जो है वो इरेगुलर है और ये डाटा जो है एक्सेल की शीट पर मेरा जो है 14,000 रोज को क्रॉस कर चुका हुआ है और उसको मैंने कॉलम्स की शक्ल में भी जो है मजीद किया, लेकिन फिर भी वो डाटा जो है ना मेरा रेगुलर नहीं बना और जो है वो मैं उसको जो है स्टैट उस पर अप्लाई नहीं कर सका। लाइक मैंने जो है स्टैटिस्टिक्स 8.1 भी यूज़ किया और जो है दूसरे जो अदर सॉफ्टवेयर हैं सिफोन वगैरह जो हैं वो भी यूज़ किए हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे थे उन्होंने जो है ना स्टार्ट में ही कह दिया कि ये जो है ना इसको नहीं करेंगे प्रोसेस। ओके, तो आर 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 उसको डील कर सकता है, लेकिन ये है कि आपका जो सैम्पलिंग पर्पस था या जो आपने ड्यूरेशंस थी वो क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे? बेसिकली यस आर सर। तो आर तो एक मशीन है ना, उसमें मतलब आपको डाटा देंगे वो आपको प्रोसेस कर देगा, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन था, आपने किस किस ड्यूरेशन से आपने उस स्टेप को फॉलो किया, जो शुरू में प्लानिंग हम एक्सपेरिमेंट की करते हैं वो आपकी क्या थी? तो बेसिकली उस चीज को, बाकी आर को मसला नहीं है, डाटा को वो आपको एनालाइज कर देगा, लेकिन आपका डाटा इनकंसिस्टेंट है, जैसे आप बता रहे हैं कभी 2 हैं तो कभी 15 हैं, कभी कैसे है मतलब आपके पास, तो वो आपकी सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है। आपकी सैम्पलिंग क्या, मतलब जब आपने वो डिजाइन की स्टडी तो आपने क्या प्लानिंग की थी अपनी सैम्पलिंग की, और ये चीजें आपको सामने सर आनी होंगी। बेसिकली वो डाइवर्सिटी ऑफ बीज थी ना कि जो बीज थी डिफरेंट किस्म की, उन बीज वो बीज जो है वो प्रेफरेंस की जाती थी प्लांट्स के ऊपर। इस कंडीशन में है डाटा हमारे पास। वो कर देंगे आपको, मतलब आप एक दो अरेंज करके मेरे साथ कोई सेशन करेंगे, हम उसमें आपको देख लेंगे आपके डाटा को, वो मसला नहीं है। यस सर। सर डाटा मैं अरेंज कर ही रहा हूँ अपना जो है ना। हाँ, वो हम देख लेंगे आपके डाटे को, कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंट, यस कोई सर। मसला। यस मैं इंशाल्लाह सर वो आपसे जो है ना अरेंज करके आपसे जरूर डिस्कस करूंगा आज का ओके तो मीटिंग। ओके तो ट्रेनिंग में कोई आपके पास कमेंट्स हो, चीजें हो आपके पास कोई मजीद आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें तो 5 दिन की ट्रेनिंग में कोई चीज आपने सीखी हो या बेहतरी, या हमारे लिए कोई सजेशन हो आपकी, या सर बाकी हमारे दोस्तों बाकी दोस्तों को आप रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपके पास ये हमारी फ्यूचर ट्रेनिंग हो क्या आप यस समझ। यस सर वी डेफिनेटली रिकमेंड। बहुत कुछ सर हमने सीखा एज अ बिगिनर। आर के लिए हमारे पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आर के बारे में हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जो है ना बस सुनते थे कि आर 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 और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो लेकिन अब जो है जितना अब तक हम सीख चुके हैं तो अब सर जो है ना इससे आगे बढ़ने का जो है ना वो जो है इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हम इससे भी आगे मजीद जो है ना जाएं। तो ये तो बेसिक हमारे लिए था और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वगैरह भी हमें आई स्क्रिप्ट को रन करते हुए। हालांकि गो के हमारे पास जो है सारी स्क्रिप्ट जो थी वो बनी बनाई हमारे पास मौजूद थी, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहे, लेकिन फिर भी हमने जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और वो हो गया सक्सेसफुली, हमने उसको रन कर लिया। तो ओके दैट्स गुड। ओके, थैंक इसमें यू सर डॉक्टर। जी जी। सर कुछ सजेशन है मेरी एक ना कि जो हमारा ग्राफिक वाला सेशन हुआ था तो उसको मैं सर काइंडली जिस तरह से वो बुक मैंने आज देखी है तो बुक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास। तो हाँ, ग्राफिक वाला सेशन को जो है ना हमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए उसका टाइम पीरियड या ड्यूरेशन। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह करेंगे हम थोड़ा सा, वो मैं बता रहा हूँ इसमें 1 हफ्ते हम ग्राफिक्स पे करते रहे तो हम चलते रहेंगे, मैं आपको 1 हफ्ते तक ग्राफिक्स स्टैट के लिए, स्टैट की भी मैंने चीजें आपको सरप्राइज कर दी हैं, ये मेरे पूरी बुक आपको जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये पूरी बुक का मटेरियल है जो हमने घंटे डेढ़ में कवर अप किया है। तो स्टैट भी हम अगर यस सर। करते जाए, एक एक डिजाइन को, चीजों को डिस्कस करते जाएं, तो आपके पास ये पूरे पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग मतलब एक कंसेप्ट पे हो जाएगी हमारी। तो मकसद यही था, ऐसे आपको बेसिक के आपको पता चल जाए कि आर काम कैसे करता है, आप अपने वर्क को किस तरह इजी कर सकते हैं। टीचर का काम होता है कि आपको डायरेक्शन दिखा दे आपके पास, तो अब आप प्रैक्टिस जी करें, सर। मैं अवेलेबल हूँ हर किस्म के लिए। ओके, यस थैंक यू। सर। थैंक यू। जी जी।
इससे ज्यादा अगर एडवांस की तरफ हम जाना चाहें तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह कुछ इस तरह से कुछ है? आप पहले बेसिक 2 माह कवर करें, उसके बाद तीसरे मंथ आप फिर आए। पहले 2 महीने आप बेसिक को कवर करें, अभी यस आपको सर। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, मतलब थोड़ी सी ना। ओके सर। ओके डॉक्टर सैफुर रहमान जी साहब, सर यस सर सर। डॉक्टर, यस। सर इसमें जो है ना हमने पहली तो बात ये है कि जो ये कोर्स है, जैसे हम इसको कह रहे हैं कि बेसिक है, एक्चुअली ये बेसिक और एडवांस ऐसा ही समझ लें, मतलब जो है ना मिक्स है। अभी हम अपने आप में चेंज जो है देख सकते हैं। अगर किसी को पहले थोड़ी सी नौ होती, वो इसको समझेगा कि उसके लिए एडवांस हो गया है, और जिसको नहीं था उसके लिए बेसिक है। लेकिन ये एक कोई ऐसी जो है नई जो है टेक्नोलॉजी थी, बट लेकिन कोई एक ऐसी साइंस में वो नहीं था कि जी पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंड इस वजह से भी आसानी से जो है कर लिया है कि जो सर इसमें आपका मेथड ऑफ जो है टीचिंग है और वे ऑफ लर्निंग है, हमने काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता था डेली बेस पे, हम इसको जो है डिस्कशन और प्रैक्टिस उसमें करते थे। अब हम अपने आप को मतलब एक जस्ट जो एक वैसे एक सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी टाइप लेक्चर और इस तरह का जो है नहीं था, बल्कि ये एक जो है लर्निंग एनवायरनमेंट था, और बड़ा जो है इंस्पायरिंग है और यूनिक है। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से मैं अपना जो है बताता हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी, मुझे पहले एक दफ़ा मैंने जो है ट्रेनिंग किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल ही समझ मतलब नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैंने किया तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब काफ़ी बेसिक भी आ गया, एडवांस भी। अगर मैं इसकी मज़ीद जो है प्रैक्टिस करूँ तो मुझे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद सीखने को जो है मिलेंगी। और आप जो मटेरियल शेयर कर रहे हैं सर, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रूटफुल है। तो सर इसमें मेरा एक ये था सजेशन कि जिस तरह ये और एक दो सॉफ्टवेयर और होते हैं यूज जनरली, एक SPSS है, मिनी टैब है, तो कोई एक ऐसी ट्रेनिंग वो हो सकता है कि जिसमें इसी तरह डाटा जो है यहाँ पे भी कर रहे हैं और SPSS और मिनी टैब का भी हो, ताकि ये आमतौर पे PhD स्टडीज़ में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे यही 3 सॉफ्टवेयर जो है ना यूज़ हो रहे हैं, वो कोर्स टाइप होता है। अगर कोई ऐसी कोई ज़्यादा थोड़ी सी लेंथी 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की ऐसी बनाएंगे जिसमें हम ये SPSS करके उसके बाद बाकी वो कर सकें और हम थोड़ा सा रिजल्ट को कंपेयर कर सकें, और ये बड़ी कंसाइज और होगी तो बड़ी सारी है, तो क्या इस पे भी हो सकता है काम? जी जी डॉक्टर साहब रहमान, बिल्कुल हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप मुझे यकीन करें, 6 सालों से मैंने जब से आर यूज किया तो मैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं की है। अगर हम थोड़ा सा अपने बच्चों को इस चीज पे आर पे ले आए तो बाकी सॉफ्टवेयर की तरफ उनको जाना ही नहीं पड़ेगा आपके पास। तो ये मुझे बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत से, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं थोड़े नोट्स पे, बुक्स पे, इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बच्चों को बहुत जरूरत नहीं पड़ेंगे सॉफ्ट SPS मिनी टैब वगैरह। वो इसी में अपनी कोडिंग हम उनको बना के देंगे, उनके साथ काम करेंगे तो इसमें हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो ये सारे जितने सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, इनसे जान छूट जाएगी आपके पास इंशाल्लाह आपको। ओके वो ओके। हाँ इंशाल्लाह। जी डॉक्टर तारिक साहब, कैसा रह गया हमारे साथ सेशन आपका? हमने कोशिश बड़ी की है चीजों को बड़े प्लानिंग करके तरतीब से, लेकिन फिर भी गुंजाइश तो होती है आपके पास बहुत ज्यादा बेहतर करने की। जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं वाला जी, सलाम। माशाल्लाह अच्छा था। और ये है कि अगर सही बात बताऊँ तो यूट्यूब पे और इधर-उधर जो है ना, मतलब कि और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑनलाइन आपको ना ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पर हमारा जो था और मेरा जो असल जो पर्पस था वो भी यही था कि हम अपनी ज़ुबान के अंदर और अपनी चीज़ों का ना एक अपने ईज़ी एटमॉस्फेयर के अंदर ना चीज़ों को सीख सकें। और ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है कि अभी तक जितना एक मैंने आर यूज़ किया, कि छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं पे कॉमा मिस हो गया, कहीं पे वो आपका कमांड, कहीं पे कोई आपका फुल स्टॉप लग गया, कहीं पे आपने अंडरस्कोर नहीं डाला या कुछ भी, कहीं पे आपने स्पेस छोड़ दी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अक्सर आप ना पूछने से थोड़ा-सा कर रहे होते हैं कि जी मैं पता नहीं पूछ पाऊँगा कि नहीं पूछ पाऊँगा। तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा-सा ये है कि कॉन्फिडेंस तो ज़ाहिर है होता ही है हर किसी के अंदर, लेकिन इस तरह के माहौल के अंदर अगर इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आपकी दूर हो जाएँ और फिर आप एक सही उसके ऊपर आ जाएँ कि आपकी कमांड चल रही है और आप डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा इसके साथ मतलब कि क्या कहते हैं कि इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और मैनिपुलेट करने के काबिल भी हो रहे हैं,
तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आप जो है ना इसको ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ी ज़रा मुझे मोटिवेशन मिली है इसके अंदर भी कि मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल डॉक्टर तारिक। और मेन इस ट्रेनिंग का मेन मकसद भी यही है कि लोगों के अंदर ना आर का खौफ दूर करना है। जो एक खौफ है ना आर के अंदर, मतलब कि आर ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते। तो मेरा इस तरह इसी वे में थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करना, थ्योरेटिकली भी चीज को बताना, फिर ये मैं कोशिश करता हूँ आर पे डायरेक्ट कम। अब लोग मतलब मैंने जो देखा है, जो हमने सीखा है वो इसी तरह करते हैं, आर पे आके कमांड चलाना शुरू कर देते हैं और बैकग्राउंड में जो उसके बेसिक चीजें हैं वो हमें समझ नहीं होती ना। एक्सेल को वो बताते हैं ना, वो मतलब इसका देखें फार्मूला क्या है, मॉडल क्या है, चीजें जी जी वो डायरेक्ट लगाना शुरू हो जाते हैं। अब बंदे को थोड़े से थ्योरेटिकली आप बेस डेवलप जब तक नहीं करेंगे तो आप ये डायरेक्ट कमांड चलाते ना, ये क्या है वो क्या, आप ये पीओडी लिख दूं, ट्रीटमेंट लिख दूं, रेप्लिकेशन लिख दूं, ये मैं कर रहा हूँ, आपको मतलब वो तो आपके पास मॉडल तो चल जाएगा लेकिन आपके जो जहन में चीजें थी वो आपके पास नहीं होंगी। तो मेरा यही था कि थ्योरेटिकली और आर दोनों को साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ, इस तरह प्लानिंग करता हूँ ताकि ये हमें इजी हो जाए, हमारे लोग इसको आराम से इस तरह समझें। जी जी। और दूसरा एक डॉक्टर साहब, ये हालांकि मतलब कि मैंने तो कुछ सेशंस देखे थे यूट्यूब के ऊपर या इस तरह, तो यकीन करें डॉक्टर साहब वो, क्योंकि एक तो होता है थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर, और वो उसमें तो मतलब बंदा एकदम घबराया जाता है कि भाई ये है क्या चीज। सही बात है, मतलब ये कोड्स नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं, इतनी हाँ जी मुश्किल कमांड है, ये पता नहीं है अंदर, और अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने आपने देख लिया है ना 5 सेशन के जी अंदर, जी कमांड के अंदर सिंपल सादी सादी कमांड है, चीजें थोड़ी सी चेंज करनी है और आपने वो कर लेना है। तो इतनी कोई भी चीज नहीं है मतलब। लेकिन इंशाल्लाह मतलब है मजीद फ्यूचर में भी हम कोलैबोरेट रहेंगे कोई जी जी और ये तो अभी ऑनलाइन था, फिजिकली भी कोई सेशन हम ऐसा अरेंज हुआ तो उसमें बैठ के भी बंदा चीजों को मजीद एक्सप्लेन कर सकता है, या नेट के या दूसरी चीजों जी के जी। बाजू का आ जाते हैं बैरियर्स। नहीं डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, आपके बहुत शुक्रिया, आपके पास इंशाल्लाह आपने इंशाल्लाह बड़ा हेल्प। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी डॉक्टर वरदान साहब जी, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आपके लिए कैसा रह गया? सर मेरे लिए चीज़ें काफ़ी सारी जो थी ना वो बिल्कुल नई थी, हाँ तो मैं इसको कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसको डाइजेस्ट कर सकूँ। नहीं नहीं तो मज़ीद इसमें हाँ जो मुझे मुश्किलात होंगी वो मैं सर आपसे राब्ते में रहूँगा। नहीं जो अपने नहीं डाटा के एनालिसिस के लिए सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह सर आपसे राब्ते में रहूँगा। लास्ट में सर, लास्ट में आप मोस्ट वेलकम, थैंक आपको यू कोई भी सर। मसला। ओके डॉक्टर इशरत जी। नाइस हेलो। सेशन सर, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन लास्ट की चीजें आज आपने स्टैटिकल एनालिसिस लगाई वो आखिर में मुझसे मिस हो गई। आप थोड़ा रिवाइज कर देंगे? आखिर में आपके पास आपने मॉडल और मॉडल फार्मूला एक्सप्लेन किया, उसके बाद से ना मैं डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब नहीं थी मैं इस पे। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको हम कर लेंगे, उसको कोई मसला नहीं। आप एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेंगे आपके पास, तो वो अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, नहीं होए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपके पास राब्ते में रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है आप लोगों के पास, आप मुझे अपना शेयर कर सकते हैं किसी भी किस्म का इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टे ब्लेस्ड सर। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज। थैंक यू।